विदाई का पल बड़ा ही भावुक होता है। अपनों से बिछड़ने के समय आंखें नम हो जाती हैं। आपने विद्यालयों में भी विदाई समारोह देखा होगा, जब आपके शिक्षक स्थानांतरित होकर दूसरे विद्यालयों में जाते हैं या आपके सीनियर बैच के साथी जब पास आउट होकर के बाहर जाते हैं तो आपने उन्हें विदाई दी होगी। इस अवसर पर जो भाषण देते हैं उसमें क्या कहते हैं? सामान्यतः ऐसे भाषणों में हम विदा हो रहे व्यक्ति के साथ बिताए हुए पलों को याद करते हैं। अगर पिछली यादें कड़वी भी हों तो उन्हें भी भुलाकर हम विदा हो रहे साथी को गले लगाते हैं और उसके भविष्य की शुभकामना करते हैं। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब विदा हो रहा साथी भी इतना विनम्र हो कि अपनी पिछली भूल चूक के लिए क्षमा मांगने के लिए तैयार हो। तो विदाई के अवसर पर दिए जाने वाले इसी भाषण की शैली में एक लेख लिखा है बाल मुकुंद गुप्त ने, जिसका शीर्षक है विदाई संभाषण। और यह लेख कक्षा 11वीं एनसीईआरटी हिंदी आधार पाठ्यक्रम में पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बाल मुकुंद गुप्त का लेख विदाई संभाषण। नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं ज्ञान समग्र चैनल। ज्ञान समग्र चैनल पर हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बाल मुकुंद गुप्त का लेख विदाई संभाषण। तो आइए शुरू करते हैं। विदाई संभाषण लॉर्ड कर्जन के स्वदेश वापसी के अवसर पर लिखा गया एक व्यंग्यात्मक लेख है। लेखक बाल मुकुंद गुप्त ने इस लेख के माध्यम से लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में भारतीय जनता के कड़वे अनुभवों को व्यक्त किया है। लॉर्ड कर्जन के कुशासन की पोल खोलते हुए लेखक ने यह दिखाया है कि लॉर्ड कर्जन के शासन की गलत नीतियों के कारण न केवल भारतीय जनता को दुख उठाना पड़ा, बल्कि स्वयं लॉर्ड कर्जन को भी सुख नहीं प्राप्त हुआ और उन्हें अपने कार्यकाल को पूरा किए बिना बीच में त्यागपत्र देकर के वापस अपने देश लौटना पड़ा। इस पाठ में कई ऐतिहासिक संकेत छिपे हुए हैं, तो पाठ को पूरी तरह समझने से पहले आइए देखते हैं उन महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं को। लॉर्ड कर्जन ऐसे वायसराय थे जिनको भारत में 2 कार्यकाल तक शासन चलाने का अवसर मिला। पहला कार्यकाल उन्होंने 1899 ईस्वी से 1904 ईस्वी में सफलतापूर्वक पूरा किया। इसके बाद दोबारा इंग्लैंड के शासन के द्वारा उन्हें 1904 से 1909 ईस्वी तक के लिए भारत का वायसराय बनाकर पुनः भेजा गया। लेकिन दुर्भाग्यवश दूसरे कार्यकाल को लॉर्ड कर्जन पूरा नहीं कर सके और उन्हें 1905 में ही अपने पद से त्यागपत्र देकर अपने देश वापस लौटना पड़ा। तो आइए इस बात को समझते हैं कि आखिर लॉर्ड कर्जन को बीच में त्यागपत्र देकर वापस क्यों जाना पड़ा। 1901 में इंग्लैंड में नए राजा की घोषणा हुई और 1902 ईस्वी में नए राजा एडवर्ड अपनी गद्दी पर बैठे, यानी उनका राज्याभिषेक हुआ। इस राज्याभिषेक के अवसर पर भारत में भी एक बहुत बड़े आयोजन की तैयारी हुई और इसी तैयारी के बीच में इंग्लैंड से ब्रिटिश इंडियन आर्मी के लिए एक नए कमांडर इन चीफ की नियुक्ति हुई, जिनका नाम था लॉर्ड किचेनर। आपको बता दें कि उस समय भारतीय सेना एक पराधीन देश होने के नाते ब्रिटिश इंडियन आर्मी कही जाती थी। इसी ब्रिटिश इंडियन आर्मी के कमांडर इन चीफ के रूप में एक नए कमांडर की नियुक्ति हुई, जिनका नाम था लॉर्ड किचेनर। लॉर्ड किचेनर भारत आने के साथ ही सेना में कई बदलाव करना चाहते थे, जबकि वायसराय भारत का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते अपने अधिकार को अधिक समझती थी और अपने सलाहकार परिषद यानी प्रशासनिक काउंसिल में अपनी इच्छानुसार सदस्यों की नियुक्ति करना चाहते थे। इन सदस्यों में सेना के भी कुछ सदस्य शामिल होते थे। सेना के सदस्यों की नियुक्ति सेना के कमांडर इन चीफ के राय के अनुसार ही की जानी थी, लेकिन वायसराय लॉर्ड कर्जन अपनी इच्छानुसार सैन्य अधिकारी को नियुक्त करना चाहते थे।
इसी बात को लेकर कमांडर इन चीफ लॉर्ड किचेनर और भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन के बीच कुछ मनमुटाव सामने आए। अपनी इच्छा को मनवाने के लिए लॉर्ड कर्जन ने इंग्लैंड में लॉर्ड किचेनर की शिकायत की और साथ ही अपनी बात न माने जाने पर त्यागपत्र देने की धमकी दी। उन्हें लगा कि त्यागपत्र की धमकी से इंग्लैंड सरकार उनकी बात मान लेगी, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। भारत में लॉर्ड कर्जन की गलत नीतियों के कारण बार बार उनके खिलाफ आवाजें उठ रही थी। इससे इंग्लैंड में भी यह संदेश जा रहा था कि लॉर्ड कर्जन भारत में शासन ठीक से नहीं चला पा रहे हैं। इसी बीच लॉर्ड कर्जन ने दबाव बनाने के लिए अपने त्यागपत्र की धमकी दी और संजोग से यह त्यागपत्र मंजूर कर लिया गया और यही कारण है कि लॉर्ड कर्जन को अपना कार्यकाल अधूरा छोड़कर के स्वदेश लौटना पड़ा। एक और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत है इस पाठ में। 1902 ईस्वी में इंग्लैंड में किंग एडवर्ड का राज्याभिषेक हुआ। उसी अवसर पर भारत में भी एक बड़े समारोह का आयोजन किया गया जिसको दिल्ली दरबार कहा गया। भारतीय इतिहास में ब्रिटिश शासन के द्वारा 3 दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें से यह दूसरा दिल्ली दरबार था। इस दिल्ली दरबार के समारोह में स्वयं किंग एडवर्ड को आना था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो उपस्थित नहीं हो सके और उन्होंने अपने छोटे भाई प्रिंस आर्थर को इस समारोह में भाग लेने के लिए भेजा। प्रिंस आर्थर भले ही किंग एडवर्ड के छोटे भाई थे, लेकिन इसके बावजूद भारत में वायसराय लॉर्ड कर्जन का ओहदा उनसे काफी बड़ा था और यही कारण था दिल्ली दरबार के अवसर पर, जिसमें देश भर के बड़े बड़े राजा और बड़े बड़े व्यक्ति शामिल हुए, उनमें लॉर्ड कर्जन को पहले सलामी दी गई। जुलूस में लॉर्ड कर्जन का हाथी सबसे पहले था। उनकी कुर्सी सबसे ऊंची और सोने की थी, जबकि महाराज एडवर्ड के छोटे भाई प्रिंस आर्थर की कुर्सी चांदी की और छोटी थी। उनका हाथी भी जुलूस में पीछे था। तो इस तरह से देखा जाए तो भारत में हर तरह से लॉर्ड वायसराय कर्जन का पद ज्यादा बड़ा था, उन्हें ज्यादा सम्मान दिया गया। लेकिन उन्हीं के अपने देश में लॉर्ड कर्जन की बात नहीं सुनी गई। उन्होंने त्यागपत्र देने की एक धमकी भी दी, लेकिन उसका भी असर नहीं हुआ। उल्टे उस त्यागपत्र को स्वीकार कर लिया गया और लॉर्ड कर्जन को अपना शासन बीच में ही छोड़ करके स्वदेश लौटना पड़ा। तो इन घटनाओं के माध्यम से लेखक ये साबित करने का प्रयास करता है कि लॉर्ड कर्जन ने भारतीय जनता को जितनी पीड़ा पहुंचाई, उसका खामियाजा उन्हें यहीं पर भोगना पड़ा और जिसके शासन की शुरुआत और मध्य तमाम सुखों से हुई थी, उसके शासन का अंत इतना दुखद हुआ। अर्थात हम जैसा करते हैं वो यहीं पर प्राप्त करके जाते हैं। तो आइए इस पाठ का सारांश देखते हैं। तो सबसे पहले इस पाठ के लेखक का संक्षिप्त परिचय देखते हैं। लेखक बाल मुकुंद गुप्त का जन्म सन 1865 ईस्वी में ग्राम गुड़ियानी, जिला रोहतक, हरियाणा में हुआ था। ये साहित्यकार होने के साथ साथ पत्रकार भी थे और एक पत्रकार के रूप में इन्होंने कई समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का संपादन किया, जैसे अखबार-ए-चुनार, हिंदुस्तान, हिंद बंगवासी, भारत मित्र आदि। इनकी साहित्यिक रचनाएं हैं शिव शंभू के चिट्ठे, जो काफी प्रसिद्ध है और प्रस्तुत पाठ भी इसी पुस्तक से ली गई है। चिट्ठे और खत, खेल तमाशा, ये सब इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु सन 1907 ईस्वी में हुई थी। आगे देखते हैं। ये हैं वायसराय लॉर्ड कर्जन, जो 1899 ईस्वी से 1904 ईस्वी तक जिन्होंने पूरा कार्यकाल किया। इसके बाद 1904 से 1905 ईस्वी तक भारत के वायसराय रहे और 1905 में ही इन्हें इस्तीफा देकर के वापस अपने स्वदेश लौटना पड़ा। लॉर्ड कर्जन का मनमुटाव हुआ था कमांडर इन चीफ लॉर्ड किचेनर से। ये हैं लॉर्ड किचेनर और इन दोनों में आपसी मनमुटाव के कारण ही वास्तव में लॉर्ड कर्जन को इस्तीफा देना पड़ा था। आगे देखिए। ये हैं इंग्लैंड के महाराजा किंग एडवर्ड, जो 1901 में
गद्दी पर सवार हुए, लेकिन इनका राज्याभिषेक हुआ 1902 ईस्वी में। और इन्हीं के राज्याभिषेक के अवसर पर भारत में दूसरे दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया 1903 ईस्वी में। ये दिल्ली दरबार के दौरान जुलूस का दृश्य है। इधर है लॉर्ड, बाएं तरफ लॉर्ड कर्जन है और दाहिने तरफ महाराज एडवर्ड के छोटे भाई प्रिंस आर्थर हैं, जो कि दिल्ली दरबार के समय ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे। तो कुल मिलाकर के इस पाठ से जुड़े हुए जो ऐतिहासिक पात्र हैं उनको देखिए। सबसे ऊपर हैं महाराज एडवर्ड, जो इंग्लैंड के तत्कालीन राजा थे। इसके बाद बाएं तरफ हैं लॉर्ड कर्जन, जो भारत के उस समय वायसराय थे और दूसरा कार्यकाल अपना पूरा कर रहे थे। बीच में है प्रिंस आर्थर, जो किंग एडवर्ड के छोटे भाई थे। और दाहिने तरफ हैं लॉर्ड किचेनर, जो उस समय ब्रिटिश इंडियन आर्मी के कमांडर इन चीफ थे। अब आइए चलते हैं पाठ के सारांश पर। विदाई संभाषण। विदाई के अवसर पर दिए जाने वाले भाषण की शैली में लिखा हुआ एक व्यंग्यात्मक निबंध है, जिसके लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त। इसमें ब्रिटिश इंडिया के वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा दिए गए इस्तीफे के बाद उनकी वापसी की परिस्थितियों पर व्यंग करते हुए उनके द्वारा किए गए भारत विरोधी कार्यों को जिम्मेदार बताया गया है। इस निबंध में लेखक ने व्यंग्यात्मक शैली में लॉर्ड कर्जन को उनके द्वारा किए गए भारत विरोधी कार्यों की याद दिलाकर उन्हें लज्जित करने का प्रयास किया है। साथ ही पराधीन भारतीय जनता की लाचारी को भी व्यक्त किया गया है। व्यंग्यात्मक शैली में लिखा हुआ यह निबंध अपने कथ्य को नवीन संभाषण शैली में व्यक्त कर पाने में पूरी तरह सफल रहा है। आपको यह भी बता दें कि आखिर बाल मुकुंद गुप्त को व्यंग्यात्मक शैली में लॉर्ड कर्जन के भारत विरोधी कार्यों का वर्णन करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो उस समय लॉर्ड कर्जन के समय में प्रेस की आजादी पर प्रतिबंध था, अभिव्यक्ति की आजादी भी नहीं थी। ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जो भी आवाज उठाता था उसकी आवाज दबा दी जाती थी, उसकी कृतियों को जब्त कर लिया जाता था। इसलिए कवियों, साहित्यकारों और पत्रकारों ने एक नई विधि अपनाई और व्यंग्यात्मक रूप से, इनडायरेक्ट रूप से अपनी बातों को वो कहते थे और ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध करते थे। तो इसी कारण से बाल मुकुंद गुप्त ने विदाई संभाषण की एक नई शैली के माध्यम से लॉर्ड कर्जन के द्वारा किए गए भारत विरोधी कार्यों का वर्णन किया है और उन्हें बार बार उन कार्यों की याद दिलाकर लज्जित करने का एक बहाना ढूंढा है कि कैसे उन्होंने जो भारत विरोधी कार्य किए उसका दुष्परिणाम भारतीय जनता को तो भुगतना ही पड़ा, खुद लॉर्ड कर्जन को भी भुगतना पड़ा। लॉर्ड कर्जन के शासन का दुखद अंत। लेखक लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए कहता है कि आपके पहले जितने भी वायसराय यहाँ आए सबको एक न एक दिन जाना पड़ा, अतः आपका जाना भी एक न एक दिन तय था, किंतु आपके शासन का अंत इतना दुखद होगा यह न आप जानते थे और न ही भारतीय जनता। तात्पर्य यह कि ईश्वर की इच्छा ही सर्वोपरि होती है। घमंडी खिलाड़ी समझता है कि वो खेल रहा है, जबकि लीला तो ईश्वर करता है। लॉर्ड कर्जन के शासन का अंत बड़ा ही दुखद हुआ। उनके शासन का आरंभ उनके लिए सुखद था, मध्य में और भी सुख था, किंतु अंत में उन्हें दुख के साथ इस्तीफा देकर वापस जाना पड़ा। लेखक लॉर्ड कर्जन को याद दिलाते हुए संबोधित करता है कि जब दूसरे कार्यकाल के लिए आप भारत आए थे तो आपने कहा था कि आप भारत के लिए इतना कुछ कर जाएंगे कि आपके बाद आने वाले वायसरायों को कुछ भी करने के लिए शेष नहीं रहेगा। लेकिन आज जब आप जा रहे हैं तो इतनी अशांति फैलाकर जा रहे हैं जिसे ठीक करने के लिए आपके बाद आने वालों को बरसों तक अपनी नींद हराम करनी होगी। अपने कार्यों से आपने भारतीय जनता को अत्यंत पीड़ा पहुंचाई, किंतु खुद भी सुखी न रह सके। विदाई का पल करुण होता है। लेखक याद दिलाता है कि आपके दोबारा भारत आने पर भारतवासी किसी भी तरह प्रसन्न नहीं थे। इसके बावजूद भी आज जब आप वापस जा रहे हैं तो प्रसन्नता की जगह दुख हो रहा है। इससे पता चलता है कि बिछड़ने का समय बहुत ही करुणादायी होता है और पिछले सभी बैर भाव छूटकर शांत रस का आविर्भाव होता है। लेखक उदाहरण देते हुए बताता है
कि भारत में बिछड़ते समय पशु पक्षी भी दुखी होते हैं। शिव शंभू की 2 गायें थी, दोनों आपस में लड़ती थीं, किंतु एक दिन बलशाली गाय वहां से चली गई तो कमजोर गाय खुश होने की बजाय दुख के मारे बिना चारा खाए दिन भर खड़ी रही। लॉर्ड कर्जन की शानो शौकत। लेखक लॉर्ड कर्जन की शानो शौकत की याद दिलाते हुए बताता है कि भारतीय जनता ने उन्हें जितना सम्मान दिया उतना तो उनके खुद के देश में भी उन्हें नहीं मिल सका। भारत में लॉर्ड कर्जन की शान सबसे ऊपर थी। दिल्ली दरबार में ईश्वर तथा महाराज एडवर्ड के बाद उनका ही स्थान सर्वोच्च था। उनकी कुर्सी सोने की थी। जुलूस में उनका हाथी सबसे ऊंचा और आगे था। यहाँ तक कि उनके महाराज के छोटे भाई की कुर्सी भी उनसे छोटी और चांदी की थी। लॉर्ड कर्जन ने अपने एक इशारे से न जाने कितने भारतीय राजाओं को मिट्टी में मिला दिया और कितने ही मिट्टी के खिलौनों को राजा बना दिया। उनके एक इशारे पर देश की शिक्षा और स्वाधीनता नष्ट हो गई। बंग देश का विभाजन करने की योजना बनाई गई। लॉर्ड कर्जन ने काउंसिल में गैर कानूनी कानून पास कराए तथा कन्वोकेशन में अनुचित भाषण दिया, जिससे उनकी धीर गंभीर छवि को न केवल भारत में बल्कि खुद उनके देश में भी धक्का लगा। भारत में इतनी शान होने के बावजूद भी उनके अपने देश में उनकी एक छोटी सी बात भी नहीं मानी गई। उनके कहने पर एक फौजी अफसर भी नियुक्त नहीं किया जा सका। त्यागपत्र देने की धमकी भी काम नहीं आई और उल्टे त्यागपत्र मंजूर कर लिया गया। लॉर्ड कर्जन का यह पतन देखकर लेखक भारतीय जनता की ओर से दुख जताता है तथा इसके लिए स्वयं उनके भारत विरोधी कार्यों को ही जिम्मेदार ठहराता है। निर्मम शासन की याद। लेखक लॉर्ड कर्जन को उनके निर्मम शासन की याद दिलाते हुए कहता है कि आपने मनमाना शासन चलाया और भारतीय जनता की एक भी न सुनी। जनता की इच्छा अनिच्छा का कोई ख्याल नहीं रखा। लाखों जनता के द्वारा बार बार विरोध करने पर भी आपने बंगाल विभाजन की योजना बनाई और जाते जाते भी आप इस योजना को पूरा करके जाना चाहते हैं। इसको देखते हुए पुराने तानाशाहों जैसे कैसर, जार और नादिर शाह का शासन भी बेहतर था। वह भी निवेदन करने पर कभी कभार अपनी जनता की बात सुन लेते थे। नादिर शाह ने भी आसिफ जाह के तलवार गले में डालकर निवेदन करने पर कत्लेआम रोक दिया था, किंतु आप में इतनी भी दया नहीं कि आप जाते जाते भी भारतीय जनता के लिए कुछ भला कर जाएं। जनता की बेबसी और भारतीय दृष्टिकोण। लेखक लॉर्ड कर्जन को याद दिलाते हुए कहता है कि जरा सोचिए कि आप एक बात नहीं मानी गई तो पद त्याग करके वापस जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता की एक भी बात आपने नहीं मानी, तो यदि भारतीय जनता के पास भी कहीं और जाने का विकल्प होता तो क्या चली नहीं जाती। लेकिन हम भारतीय विश्वास करते हैं कि हर रात के बाद सुबह होती है और हर मुसीबत का अंत होता है। एक दिन परिस्थितियां बदलेंगी और दुख के दिन बीत जाएंगे, लेकिन यहाँ पर किए गए कर्मों का फल यहीं भोगना पड़ता है। आपने भारतीय जनता को दुख दिया, इसका परिणाम भी यहीं पर आपने देख लिया। इतनी शानो शौकत पाने के बाद अब आप त्यागपत्र देकर वापस जा रहे हैं। भारत में कृतज्ञता का भाव। लेखक कहता है कि इस देश की शिक्षित जनता की बराबरी करने की आप में क्षमता नहीं है, किंतु अनपढ़ जनता की बात आप जरूर करते हैं। उसी अनपढ़ जनता के बीच में नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार की कथा प्रचलित है। अपने मुसीबत के दिनों में नर सुल्तान नामक राजकुमार ने अपने राज्य से बाहर एक नगर में कुछ समय व्यतीत किया। इस दौरान उसने नगर के छोटे बड़े सभी लोगों के लिए भले का काम किया और वापस जाते समय हाथ जोड़कर सभी से किसी भी भूल चूक के लिए क्षमा मांगते हुए विदा मांगी। लेकिन आपने यहाँ रहते हुए भारतीय जनता का कोई भला नहीं किया और जाते जाते भी भारतीय जनता की श्रद्धा अपने साथ नहीं ले जा रहे हैं। लॉर्ड कर्जन से भारतीय जनता की उम्मीदें। लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए भारत विरोधी कार्यों के लिए उन्हें पश्चाताप का अवसर देते हुए लेखक पूछता है, क्या आप भी जाते जाते भारतीय जनता से कोई संभाषण करेंगे?
क्या आप में इतनी कृतज्ञता का भाव है कि आप जाते जाते यह कह सकें कि ऐ प्राचीन भारत, मैंने तुम्हारे भले के लिए शक्ति रहते कुछ भी नहीं किया, लेकिन जाते जाते मैं यह कामना करता हूँ कि तुम अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से प्राप्त करो। लेखक को विश्वास है कि यदि लॉर्ड कर्जन ऐसा करते हैं तो भारतीय जनता उनकी पिछली सारी गलतियों की क्षमा कर देगी, किंतु लॉर्ड कर्जन में इतनी भी उदारता नहीं है। तो इस प्रकार आपने देखा इस पाठ का सारांश, जिसमें सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने कवर करने का प्रयास किया। अगले वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ दिन।